हेलो हेलो हेलो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय क्लासेस। तो बच्चों देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशंस। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि संडे को जो हमारा टेस्ट हुआ था, टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट, तो उसके क्वेश्चन पेपर के हम सॉल्यूशंस आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट फटाफट हम सभी के सभी सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। आपके लेफ्ट सेक्शन के अंदर देखिए क्वेश्चन पेपर है एंड राइट सेक्शन के अंदर सॉल्यूशंस गिवन है। पहले तो 1 to 20 तो आप सभी को पता है कि MCQs होते हैं। और जैसे कि आपके सामने दिखा भी है 21 to 26 वेरी शॉर्ट आंसर्स जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। 27 to 33 शॉर्ट आंसर जो कि 3 मार्क्स के। सेक्शन डी 34 to 36 5 मार्क्स के। सेक्शन ई 37 to 39 4 मार्क्स के, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो पहले तो 1 to 20 आपके सभी के सभी MCQs हैं, तो उसके आंसर्स आप सभी के सभी देख सकते हैं कि मैंने रेड हाईलाइटर से हाईलाइट कर रखे हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट फटाफट देखते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे अगर रीज़न देने वाला होगा, रिक्वायर्ड होगा, तो मैं रीज़न भी आप सभी को बताता चलता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी थी आप सभी को, जिसके अंदर आपको बैलेंसिंग करनी थी। आप सभी लोग जानते होंगे, अब तक आप सभी को पता होना चाहिए कि लाइक बैलेंसिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। आप यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको बतानी थी कि लाइक बैलेंसिंग के बाद क्या होगी। सो द आंसर इज 1, 2, दैट इज ऑप्शन बी। यहाँ पर Al2O3 के सामने 1 आएगा और NaAlO2 के आगे 2 आएगा। ठीक है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज अ सोल्यूशन टर्न्स द कलर ऑफ टर्मरिक टू रेडिश ब्राउन इफ द सेम सोल्यूशन इज poured ऑन यूनिवर्सल इंडिकेटर इट्स कलर वुड चेंज टू ब्लू। ठीक है। यहाँ पे उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग सोलेनॉइड, दैट इज डी। वो सभी के सभी पॉइंट पे सेम होती है इनसाइड सोलेनॉइड। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज आपका कॉपर और टिन का एलॉय होता है, दैट इज ऑप्शन डी। यहाँ पर आप सभी के सामने फिफ्थ क्वेश्चन जो है, उसके अंदर कॉलम 1 और कॉलम 2 के अंदर, कॉलम 1 के अंदर एंजाइम्स दे रखे हैं और कॉलम 2 के अंदर कॉम्पोनेंट्स दे रखे हैं। तो जिसके अंदर ऑप्शन बी जो है, डेट इज ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन के साथ मैच करता है यहाँ पे, डेट इज करेक्ट। अदरवाइज बाकी के सभी ऑप्शन आपके रॉन्ग है। ओके। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन कहता है कि मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड बट फ्यू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद बेसिस। सच मेटल ऑक्साइड्स आर, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, जो कि ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो कि एसिड्स के साथ रिएक्ट भी करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। और ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ओके, आई होप आप सभी को ध्यान रहेगा। ठीक है। अगर नहीं पता तो आप मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ZnO यानी जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, डेट इज़ यहाँ पे एक न्यूमेरिकल था कि +2 मैग्नीफिकेशन एक कॉन्केव मिरर में पाने के लिए जिसका रेडियस फॉर कर्वेचर 60 है, तो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस मिनिमम कितनी होनी चाहिए। सो दैट शुड बी -15। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। आंसर विल बी -15। देन क्वेश्चन 8, यहाँ पे आपके सामने दो रिएक्शन दे रखी है और बोल रहा है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन से। तो आंसर इस ऑप्शन बी, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी जो है, फर्स्ट रिएक्शन जो है बेसिकली दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकंड रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। आप वहाँ पे देख सकते हो कि NaOH प्लस HCl, जिसमें Na ने HCl में से H को डिस्प्लेस करा दिया और खुद NaCl बना लिया, और HCl में से H हट के जाके H2OH के साथ बैठ के उसने H2O बना लिया। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन कम्स कि इसके अंदर आपके सामने 3 डायग्राम्स हैं और कहता है कि इसमें से कौन से केस के अंदर फ्रूट डेवलप होगा। आप एक्स केस में देखिए, वाई केस में देखिए और जेड के केस में देखिए। देखिए, फ्रूट तभी डेवलप हो पाएगा जब ओवरी के अंदर जाके आपका जो पॉलन गैमीट्स है वो फर्टिलाइज करेंगे। अब ओवरी होगी तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो आप देखिए, एक्स के अंदर ओवरी है, वाई के अंदर ओवरी है, जेड के अंदर नहीं है। ठीक है। जिसमें एक्स जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, वाई जो है वो मोनोसेक्सुअल फ्लावर है, और ठीक है जेड भी मोनोसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन वाई जो है वो फीमेल फ्लावर है और जेड जो है मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर तो फर्टिलाइज हो नहीं सकता, इसलिए वाई फ्लावर जो है वो फर्टिलाइज हो सकता है। एक्स वाला फ्लावर तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके ही अपने आप को फ्रूट में क्रिएट कर सकता है। सो आंसर विल बी एक्स एंड वाई ओनली। टेंथ क्वेश्चन इज कि दो सॉल्ट्स को डिजोल्व करा गया वाटर में अलग अलग, और जब दोनों में फिलोफ्थेनिल डाला गया तो एक्स पिंक में कलर चेंज करता है और वाई जो है वो कलर चेंज नहीं करता। तो बताइए एक्स और वाई क्या है।
तो एक सोडियम कार्बोनेट है और एक अमोनियम क्लोराइड है। इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउ लाइट टू एंटर इन द आई इज कॉर्निया। कॉर्निया सबसे पहले जो लाइट एंटर करवाने में हेल्प करता है। 12th क्वेश्चन के अंदर करेक्ट सीक्वेंस बताना था। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज 1 3 2 5 4। आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट के अंदर आपका वो आपका सिंगल सेल है। थर्ड के अंदर देखिए उसका न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होना शुरू हो गया। देन नेक्स्ट स्टेज इज सेकंड, जिसके अंदर न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। देन नेक्स्ट स्टेज कम्स फिफ्थ स्टेज, जिसके अंदर देखिए अब सेल डिवाइड होना शुरू हो रहा है। एंड लास्ट स्टेज इज फोर्थ स्टेज, जिसके अंदर अब सेल 2 पार्ट्स के अंदर मोस्टली अप टू 90% डिवाइड हो चुका है। सो द सीक्वेंस इज 1 3 सेकंड फिफ्थ एंड फोर्थ। Third, 13th question is phenomena of light involved in the formation of rainbow are refraction, dispersion and internal reflection. That is option C. 14th question is कि इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट के एक प्योर टॉल प्लांट को अगर एक प्योर डॉफ शॉर्ट प्लांट के साथ अगर क्रॉसिंग कराई जाती है तो प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट प्लांट का आपस में रेशियो क्या होगा, जो कि F2 जनरेशन में अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो डैट विल बी 1:1, ऑप्शन सी। बिकॉज आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि उसने प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट के बारे में पूछा है। सो प्योर टॉल तो कैपिटल टी होगा और प्योर डॉफ आपका स्मॉल टी होगा, तो इनका रेशियो तो हमेशा 1:1 ही होगा। ओके। 15th क्वेश्चन इज कि यहाँ पे वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग अ बाईसाइकिल आर द एक्टिविटीज विच आर पॉसिबल ड्यू टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। चूज द करेक्ट लोकेशन एंड द नेम दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे देखिए हिंड ब्रेन के अंदर जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है वही हमारे को बैलेंसिंग करने में हेल्प करता है, क्योंकि चाहे हम सीधे रास्ते पे चलाएं, हम बाईसाइकिल चलाएं, ठीक है ना, चलने के लिए, बाईसाइकिल राइड करने के लिए हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी और बैलेंसिंग के लिए हमारा हिंड ब्रेन में सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके। 16th क्वेश्चन कम्स, यहाँ पे आपके सामने एक फूड वेब है दे रखा है और पूछ रहा है कि इसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गए। तो प्राइमरी कंज्यूमर आप देख लीजिए यहाँ पे माइस और रैबिट हो गया, ऑप्शन डी। आप यहाँ पे देखिए क्योंकि सीड्स, प्लांट्स और ग्रास ये तो प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर को ईट करने वाले जो कंज्यूमर होते हैं उन्हें कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर। सो माइस एंड रैबिट विल बी दी प्राइमरी कंज्यूमर। देन रिमेनिंग लास्ट 4 क्वेश्चंस जो कि असर्शन रीजन होते हैं, जिसमें देखिए आपके सामने मैंने आंसर लिख रखा है। 17th का ऑप्शन ए होगा, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 17th में यही कह रहा है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल आर लोअर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड, कि इथेनॉल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट से कम होता है। बिल्कुल सही बात है। रीजन दे रहा है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सही बात है। आयनिक कंपाउंड के फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेरएस कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा। डैट्स वाई उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इथेनॉल, और इथेनॉल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड से कम होगा। ठीक। 18th क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। रीजन, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ एंड वर्क्स इंडिपेंडेंटली इन ऑल इकोसिस्टम्स। सी ऑप्शन है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ठीक है। इसके बाद 19th क्वेश्चन कहता है यहाँ पे असर्शन कि इट इज एडवाइज्ड दैट व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड one should add water to acid, not acid to water, keeping the solution continuously stirred. Reason, the process of dissolving an acid into water is highly exothermic. अब देखिए यहाँ पे assertion जो है वो गलत है, ना कि हमको एसिड में पानी मिलाना चाहिए, बल्कि हमें पानी के अंदर एसिड धीरे धीरे मिला के स्टेयर करते रहना चाहिए, सो दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और ताकि वहाँ पे वाटर जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर ले। ओके। तो असर्शन तो यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि असर्शन यहाँ पे उल्टा बोल रहा है। रीज़न यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन डी होगा इसका, असर्शन गलत है, रीज़न सही है। सी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे कि अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस। रीज़न, इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द फूड इज टेकन इन बाय द एंटायर सेल सरफेस। ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज सी, क्योंकि अमीबा माना कि फिंगर लाइक आपके प्रोजेक्शन जिसे सूडोपोडिया कहते हैं उसको, उसके हेल्प से एंडोसाइटोसिस करता है, बाहर से फूड को इनटेक करता है, लेकिन सभी के सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं करते। ओके। तो रीज़न यहाँ पे फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। नाउ कम सेक्शन बी, जिसके अंदर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे 21st क्वेश्चन आपके सामने देखिए दे रखा है। ठीक है। और इधर आप देख सकते हो कि सॉरी, इधर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन कह रहा है कि अ मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स
metal oxide along with evolution of brown colored gas B and colorless gas which helps in burning. Aqueous solution of A when reacted with potassium iodide forms a yellow precipitate. Identify A and B और कह रहा है नेम द टाइप ऑफ बोथ रिएक्शन इन्वॉल्व इन अबव स्टेटमेंट. तो देखिए आंसर आप सभी के सामने जस्ट राइट साइड के अंदर गिवन है सेक्शन बी का कि इसमें जो ए कंपाउंड है डेट इज लेड नाइट्रेट जैसे PbNO3 होल ट्वाइस और यहाँ पे जो बी यानी गैस जो इवॉल्व हो रही है डेट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है. और यहाँ पर किस टाइप की रिएक्शन इन्वॉल्व है तो पहला है आपका यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉलो हो रही है और दूसरी जो रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है डेट इज डबल डिस्प्लेसमेंट जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे. ठीक. यहाँ पे 22nd क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है जैसे कि यहाँ पे हमारा ये हो गया. 22nd क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अ लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज सोन इन फिगर. ठीक है. ए इसका पार्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द टू मीडियम इज डेंसर विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम जस्टिफाई योर आंसर. तो यहाँ पे देखिए आप ए से यहाँ पे जब बी मीडियम के अंदर लाइट एंटर कर रही है तो लाइट बी के नॉर्मल की तरफ ज़्यादा बेंड कर जा रही है. ठीक है. और आप सभी जानते हैं जब भी लाइट रेयर टू डेंसर में मूव करती है देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो यहाँ पे ए टू बी में जैसी मूव हो रहा है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है तो डेट इट मीन्स कि मीडियम बी यहाँ पे डेंसर है. यहाँ पे बी क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज मीडियम ए इज वी ए एंड इन मीडियम बी इज वी बी व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में इसका आंसर भी गिवन है कि यहाँ पे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा डेट विल बी वी ए अपॉन वी बी. ओके. यहाँ पर आप देखिए कि इसका और वाला पार्ट अगर आप देखें तो और वाले पार्ट के अंदर ए पार्ट जो कह रहा है डेट इज कि विच वन ऑफ द सॉरी अरे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम डायमंड इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस सेपरेटिंग डायमंड्स एंड वाटर. ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द केस. आप सभी के सामने डायग्राम जो है वो इधर दे रखा है ये दे रखा. ठीक है. और बी इसका पार्ट कह रहा है एब्सोल्यूट refractive indices of diamond and water are 2.42 and 1.33 respectively. Find the value of refractive index of water with respect to diamond. ठीक है. आप सभी के सामने यहाँ पे देख लीजिए बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सॉल्व कर रखा है. आपका आंसर 1.33 अपॉन 2.42 सॉल्व करके 0.55 आना चाहिए. ठीक है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 23. यहाँ पे 22 हो गया आपका. क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट एंड बी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट. अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा है ना वो है आपका राइट हैंड थंब रूल. ठीक है. और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग देख लीजिए आपका आंसर राइट साइड में गिवन है. और बी ऑप्शन जो पार्ट जो है इसका वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली आपका आंसर यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर गिवन है. डायग्राम भी गिवन है. आप अभी देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर है वो पैराग्राफ में लिखा है. मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी अपना आंसर बोर्ड एग्जाम में लिखें तो कोशिश करिएगा कि पॉइंट्स में लिखें. ठीक है. इसी सेम आंसर को आप अपने वर्ड्स के अंदर पॉइंट्स के अंदर लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप डायग्राम भी बनाते हो अपने आंसर के अंदर सो वो एक प्लस पॉइंट होता है. ठीक है. आपको एग्ज़ाम के अंदर एक बेटर मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर आप अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखते हो और जितना भी हो सके आप जितना चाहे आपका अगर आप अपनी इमेजिनेशन को डायग्राम के थ्रू अगर एक्सप्लेन कर सकते हो देन गो फॉर इट. आपको डायग्राम बनाना है, लेबलिंग करनी है और अपने आंसर को पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन करना है. वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन कहा जाता है उसको. ओके. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 24 जिसके अंदर वो कह रहा है कि 3 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम 4 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज 8 ओम. ड्रॉ अ डायग्राम टू शो दिस अरेंजमेंट एंड गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर. अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 के रिगार्डिंग जो एक्सप्लेनेशन है वो राइट साइड में आपके सामने देखिए आ गई है कि अरेंजमेंट दिखाना था आप सभी को. और अरेंजमेंट आपकी देखिए कुछ इस तरीके से है कि 6 ओम वाला रजिस्टर और 4 ओम वाले तो पैरेलल में लगेंगे और उनके पैरेलल के सीरीज़ में जाके 6 ओम वाले रजिस्टर्स को लगाया गया. सो आप देखिए इसको कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद जो आपका रेजिस्टेंस आएगा डेट विल बी 8 ओम. ठीक है. तो इस तरीके का आपका एक्सप्लेनेशन था और इसका इस तरीके से जजमेंट था. तो 24 क्वेश्चन डन. 25th क्वेश्चन. Give the name of enzyme present in the fluid in our mouth cavity. State the gland which produces it. What would happen to the digestion process if this gland stops secreting this enzyme?
तो देखिए क्या रहा है कि हमारे माउथ कैविटी के अंदर जो फ्लूइड सिक्रेट होता है, जो कि सलाइवा सिक्रेट होता है, तो उसमें कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो सलाइवरी अमाइलेज होता है, और सलाइवरी अमाइलेज में भी टाइलिन एंजाइम होता है। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करने का काम करता है, और अगर हमारे माउथ के अंदर ये एंजाइम सिक्रेट होना बंद हो जाए तो ऐसे में हमारे माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन होना बंद हो जाएगा। ओके, तो ये था 25th क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। नाउ 26th क्वेश्चन है कि लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। अब देखिए एक सेंसिटिव प्लांट के लीफ और एक प्लांट का लाइट की तरफ मूवमेंट, इन दोनों के बीच में मिनिमम दो डिफरेंस। तो देखिए दो डिफरेंस ये है कि मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, और वहीं पे मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। सेकंड चीज़, जैसे कि आप राइट साइड में देख भी सकते हो कि सेंसिटिव प्लांट के लीव्स का मूवमेंट फास्ट होता है, और मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट ये एक स्लो मूवमेंट होता है। ठीक है, ये मिनिमम दो डिफरेंस हो गए। इसके अलावा यहाँ पे इसका अगर और वाला पार्ट देखें तो इधर व्हाट हैपेंस एट साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनैप्स जो होता है उससे क्या होता है, ब्रीफली स्टेट करें तो देखिए दो न्यूरॉन्स के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, अगर मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ डायग्राम से, जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूरॉन है, ये ऐसे न्यूरॉन है, तो दूसरे न्यूरॉन जो होता है ना, ये दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है बच्चों, यहाँ पे मैं ठीक है थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, ये यहाँ जो गैप होता है, इस गैप के बीच में क्या होता है, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो इस तरीके से आपका एक्सॉन एंडिंग होती है, और इस तरीके से आपका दूसरे डेंड्राइट वाला जो आपका उसके डेंड्राइट्स होते हैं वो कैच करते हैं। अब यहाँ से ना ये इस तरफ से अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल में कन्वर्ट करके अगले डेंड्राइट की तरफ थ्रो करता है, और अगला जो डेंड्राइट होता है यहाँ पे ये वो उन सिग्नल्स को, केमिकल सिग्नल्स को कैच करता है। ऐसे में ये जो थ्रो कर रहा है तो इस वजह से ये अगला डेंड्राइट कैच कर पाता है, ऐसे में इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाती है। ठीक, इसी वजह से क्या होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो सिग्नल्स होते हैं आपके, वो यूनी डायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। ठीक है ना, अगर यहीं पे ये जॉइन होते तो जॉइन करने में क्या होता कि शायद से आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि अभी इस तरफ जा रहा है, क्या पता किसी मेल फंक्शनिंग की वजह से वापस से अपनी डायरेक्शन में मूव कर जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। बीच में जो साइनैप्स है ना, ये हमारे इम्पल्सेस को एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए हेल्प करता है। सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि ये साइनैप्स का काम क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27th, 26th हो गया यहाँ पे, 27th है व्हाट इज़ ए सोलेनॉइड, when does a solenoid behaves as a magnet, draw the pattern of magnetic field produced inside it showing the direction of magnetic field lines। ठीक है, 27th क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपके जस्ट राइट साइड में है। देखिए यहाँ पर सोलेनॉइड एक इंसुलेटेड आपका जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को जब हम अगर एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो मैग्नेट के फॉर्म में बिहेव करने लग जाता है। ठीक, जिसके इंटरनल जो लाइंस होते हैं वो पैरेलल होती हैं, और बाहर जो होती हैं वो एक कर्व्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं। यहाँ पर आप सभी को देखिए डायग्राम बनाना है, और डायग्राम के साथ आपको लेबलिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेबलिंग नहीं करते हो तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स दैट इज 28th क्वेश्चन, स्टेट द रीजन ऑफ मायोपिया विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, शो ए पार्ट इमेज फॉर्मेशन बाय अ मायोपिक आई एंड बी करेक्शन ऑफ मायोपिया यूजिंग एन अप्रोप्रिएट लेंस। आंसर आप सभी के सामने राइट साइड में देख लीजिए कि यहाँ पर एक मायोपिक आई में क्या होता है कि जो इमेज होती है वो कहीं ना कहीं आपके आई के पहले ही, यानी पीछे जो रेटिना होती है उसके पहले ही बनने लग जाती है। ऐसे में कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है सो दैट जो इमेज है वो परफेक्टली आपके रेटिना के ऊपर बने। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 कि सम प्लांट्स लाइक पी प्लांट have tendrils which have helped them to climb up the other plants. Explain how is it done. Name the plant hormone which is responsible for this movement. तो देखिए टेंड्रिल्स जो होते हैं, जैसे कि आपके पी प्लांट हो गया, चाहे जैसे भी हो गए आपके, इन सब के टेंड्रिल्स होते हैं सेंसिटिव होते हैं, और वो अगल बगल अपने सपोर्ट ढूंढते हैं। ठीक है,
और जैसे ही उनको सपोर्ट मिलता है तो टेंड्रल्स अपने आप को उसके चारों तरफ लपेट के अपने आप को आगे बढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में अगर मनी प्लांट होगा या फिर मटर का प्लांट या पी प्लांट तो इसने बताया ही, या फिर पम्पकिन का होता है, वाटरमेलन का होता है, ये सभी के सभी इनके अंदर टेंड्रल्स मौजूद होते हैं, बेलें होती है जिसको हिंदी में कहते हैं। और ये बेलें जो होती है आसपास की चीज़ों पे लिपट लिपट के अपने आप को अपर साइड में क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं। और इस चीज़ में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डेट इज़ ऑक्सिन हार्मोन। 29th क्वेश्चन का बी पार्ट अगर देखना चाहो तो नेम द फिनोमिनन अकरिंग इन प्लांट्स विच आर अंडर the control of gravity, water and chemical with one example each that shows the movement involved। राइट साइड में आप सभी के देखिए गिवन है कि अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेविटी जो मोशन होता है प्लांट्स के अंदर डेट इज जियोट्रॉपिज्म, अंडर द कंट्रोल ऑफ वाटर डेट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, अंडर द कंट्रोल ऑफ केमिकल्स डेट इज कीमोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ रूट्स कह सकते हो आप टूवर्ड्स ग्रेविटी, ग्राउंड के अंदर मूवमेंट ऑफ रूट्स। हाइड्रोट्रॉपिज्म के अंदर अगेन मूवमेंट ऑफ रूट्स टूवर्ड्स वाटर सोर्स, अंडरग्राउंड वाटर के अंदर मूवमेंट ऑफ रूट्स। और कीमोट्रॉपिज्म में आप कह सकते हो कि पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, जब पॉलन ग्रेन्स आपके स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच कर जाती है तो वहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन टूवर्ड्स दी ओव्यूल इनसाइड ओवरी। सो ये क्वेश्चन भी डन। नाउ 30th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होता है। सो देखिए इसके रिगार्डिंग आप सभी के राइट साइड में देखिए आंसर लिखा है। अब देखिए 3 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पे उसने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, तो ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट हिसाब लगाओ अगर आप तो हाफ ऑफ मार्क्स का यहाँ पर 1 पॉइंट बनता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप पॉइंट की लेंथ देखते हो सो ये 1 लाइन से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं एक स्ट्रेटेजी आप सभी को बताना चाहूँ, सो अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है और आप उसको पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, देन अगर आपके पॉइंट्स 1 लाइन से छोटे हैं देन आपको 5 to 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अगर आपके पॉइंट्स 1 लाइन से ज़्यादा है यानी 1.5 लाइन के हैं तो ऐसे में 4 पॉइंट्स भी एनफ होंगे। ठीक है, और वहीं पे अगर आपके पॉइंट्स जो है वो 2 लाइन्स के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाइन के हैं तो लाइक 3 पॉइंट्स मोर देन एनफ होंगे। ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे पॉइंट्स में ज़्यादा लिखो उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम भी से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप चाहो तो इसके अंदर अपनी बातें कुछ पॉइंट्स के अंदर लिख के और रिमेनिंग डायग्राम से एक्सप्लेन करके बता सकते हो। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप एग्ज़ाम में इसको अप्लाई करोगे तो, क्योंकि एग्जामिनर का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो आंसर से कुछ चीज़ों की डिमांड करता है। वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आंसर्स पॉइंट्स में लिखे होना, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना। अगर ये सब चीज़ें नहीं है देन आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। ऐसा नहीं कि मार्क्स कट ही जाएंगे, बट हाँ पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स 31st क्वेश्चन, कि अ रेडिश ब्राउन मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर व्हेन powdered and heating strongly turns black. When sodium gas is passed over this black substance, it regains its original color. Based on this information, answer the following question. Name the metal and black substance formed. Write balanced chemical equation for the two reaction involved in the above information. देखिए जैसे ही उसने मेटल ऐसा रेडिश ब्राउन मेटल बोला जो कि इलेक्ट्रिकल वायर में यूज़ होता है, तो ये सबसे बड़ा हिंट तो यही है कि यहाँ पर ये किसी और मेटल नहीं, कॉपर मेटल की बात कर रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी जो मेटल्स होते हैं वो कॉपर, मतलब इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होती हैं वो कॉपर की ही बनती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा सब ब्लैक सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो डैट इज़ कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर वो आप सभी से रिएक्शन लिखने की डिमांड करता है, तो बी ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हो कि कॉपर और ऑक्सीजन को जब आप मिल के हीट कराओगे देन कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा, और कॉपर ऑक्साइड को जैसे ही आप हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे तो कॉपर फॉर्म होगा और वहाँ से H2O यानी वाटर रिलीज आउट हो जाएगा। सो 31st क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। Now comes 32nd question. कि a substance X is used as a building material and is insoluble in water. When reacts with dilute HCl, it produces a gas which turns lime water milky. अब देखिए यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि उसका केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला बताइए, और दोनों के दोनों केस में केमिकल रिएक्शन बताइए। तो यहाँ पर जो आपका केमिकल नेम है जो बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल होता है डेट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, और जब इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो एक कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेस्ट करनी है देन वहाँ पर आपका लाइम वाटर टेस्ट होता है, जिसमें आप लाइम वाटर से अगर आप
कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हो तो वो लाइम वाटर कलरलेस से मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की टर्न हो जाता है। दोनों की दोनों रिएक्शन आपके सामने यहाँ राइट साइड में गिवन है 32nd क्वेश्चन की। इसके अलावा इसका और पार्ट आप देखते हो 32nd क्वेश्चन का। देन यहाँ पे कहता है कि मेटल एम ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूटेड एसिड लिबरेट्स अ गैस जी। द सेम मेटल ऑल्सो लिबरेट गैस जी व्हेन रिएक्ट विद बेस। कोई एक मेटल है जो कि यहाँ पे आपका एसिड के साथ रिएक्ट कराओ तो भी जी गैस रिवॉल्व करता है, और उसी सेम मेटल को आप बेस के साथ रिएक्ट कराओ तो भी जी मेटल रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे जी गैस एक्चुअली में है कौन सी, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस को अगर आपको टेस्ट करना है देन आप कैसे टेस्ट करोगे, तो आप मैचस्टिक अगर बर्न मैचस्टिक अगर आप उसके पास लेके जाते हो तो वहाँ पे वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट करती है। थर्ड है कि एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पर दोनों की आपको बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है। तो आंसर आपके सामने है कि जिंक वो मेटल था एम, और जिंक को अगर आप HCl के साथ रिएक्ट कराते हो तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और जिंक को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट कराते हो तो सोडियम जिंक ऑक्साइड बनेगा, जिसमें हाइड्रोजन गैस अगेन रिलीज होगी। यहाँ पे 32nd क्वेश्चन भी डन। नॉट 33rd क्वेश्चन है कि इफ़ अ harmful chemical enters in a food chain comprising peacock, plant, rats, and snake, which of the following organism is likely to have the highest concentration of chemical in its body? Justify your answer. Name the process involved and define it. 33rd क्वेश्चन कह रहा है कि इस पूरे के पूरे चेन के अंदर पीकॉक, प्लांट, रैट और स्नेक के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हाईली कंसंट्रेशन केमिकल का होगा। तो देखिए पीकॉक का होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन वाला ये कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर प्लांट्स को यहाँ पे रैट्स खाएंगे और रैट्स को यहाँ पे स्नेक्स खाएंगे और स्नेक्स को यहाँ पे पीकॉक खाएगा। तो जैसे जैसे हायर लेवल पे आप बढ़ते चले जाते हो इस टेबल के अंदर, तो वैसे वैसे केमिकल कॉम्पोजिशन बढ़ता चला जाता है। तो पीकॉक के अंदर सबसे ज़्यादा केमिकल यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन आपको राइट साइड में दे रखी है, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके वहाँ पे आप उसको देख सकते हो। नाउ कम्स सेक्शन डी, जिसके अंदर आप सभी के 34 से लेकर 36 क्वेश्चन तक, ये आपके 5 मार्क क्वेश्चन है, जिसके अंदर मेजॉरिटी आपके देखिएगा तो 5th क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस आप सभी को मिलते हैं। तो यहाँ पे 34th क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि what are isomers? Write the structure of two compounds having molecular formula C3H6O and give their name, ठीक है। तो C3H6O के रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे आपके सामने दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। और इसका बी पार्ट कह रहा है व्हाट आर सोप्स, हाउ आर दे केमिकली डिफरेंट फ्रॉम डिटर्जेंट, व्हाई डू सोप्स नॉट वर्क प्रॉपर्ली इफेक्टिवली इन हार्ड वाटर। देखिए सोप्स जो होते हैं वो लॉन्ग आपके सोडियम और पोटेशियम चेन होती है, और डिटर्जेंट के अंदर अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है ना, सोडियम सॉल्ट्स होते हैं सल्फोनिक एसिड्स के, जिसके अंदर आप सभी का देखे अगर तो सोप्स जो होते हैं वो हार्ड वाटर के अंदर सॉल्ट्स बना लेते हैं जिसको स्कम कहते हैं। और वहीं पे जो आपके डिटर्जेंट होते हैं इसके अंदर आप सभी के जो सॉल्ट्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हार्ड वाटर के साथ, और वो इफ़ेक्टिवली आपके डर्ट्स के ऊपर, ग्रीस के ऊपर, इन सभी के ऊपर रिएक्ट करके डस्ट को हटाने में या फिर ग्रीस को हटाने में, डार्क स्टेन्स को हटाने में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसलिए देखिए जैसे आपके अर्बन एरियाज़ के अंदर, शहरी इलाकों के अंदर पानी जो है थोड़ा खारा होता है, तो वहाँ पर सोप इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाते जितना डिटर्जेंट हो पाते हैं, ठीक है, ये बात है। और इसी कॉन्सेप्ट से लेके आपको एक और इसका पैरेलल में कॉन्सेप्ट याद रखना है, डैट इज़ कि व्हाट आर दी डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, कि सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। और एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है जो कि केस बेस्ड में आ सकता है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में, डैट इज़ कि सोप्स नेचर वाइज, एनवायरमेंटल इशू वाइज सोप्स ज़्यादा बेटर क्यों होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिटर्जेंट, ठीक है। तो आप इसका आंसर ज़रूर फाइंड आउट कीजिएगा, और अगर आपको नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपको बता सकूं, ठीक है। इसी का बी पार्ट देख लीजिए कि व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस, नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट होमोलोग ऑफ दिस सीरीज। तो देखिए यहाँ पे
जो आपके फर्स्ट यहाँ पे एल्काइंस का जो फॉर्मूला होता है डेट इज CnH2n-2। पहला जो आपका कंपाउंड होता है डेट इज इथाइन, जो कि 2 कार्बन स्ट्रक्चर होता है, और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपके राइट साइड में आंसर में गिवन है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है स्टेट द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए, कोई भी आपकी कार्बन चेन है तो ऐसे में उसके अंदर अगर OH ग्रुप लगा होगा तो ही जाके वो अल्कोहल बनेगा, और अगर COOH अगर आपका ग्रुप लगा होगा तो ही जाके वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 34th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 35th क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट कहता है कि ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट कि व्हाट इज मेंट बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, डिफाइन इट्स SI यूनिट। तो रेजिस्टेंस देख लीजिए क्या होती है। जब आप किसी पर्टिकुलर एक वायर से 1 वोल्ट जो करंट आप पास कराते हो और ऐसे में उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, तो उसमें पैदा होने वाली जो रेजिस्टेंस होती है उसे 1 ओम कहते हैं। ये तो इसका आंसर हो गया कि अगर आप इसको मैथमेटिकली देना चाहो। और इसका बहुत लॉजिक आंसर होता है कि आप किसी भी वायर से अगर आप करंट पास कराते हो तो वायर की टेंडेंसी होती है कि उसके अपने अंदर से फ्लो हो रहे करंट को वो थोड़ा रोके। ठीक है, तो करंट रोकने की प्रॉपर्टी को ही रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा किन किन चीज़ों के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं, तो लेंथ ऑफ वायर पे, वायर की लंबाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी वायर कितना मोटा है कितना चौड़ा है उस पर, नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि वायर का नेचर कैसा है, मतलब अच्छी क्वालिटी की वायर है बेकार क्वालिटी की वायर है, और टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर कम रहेगा रेजिस्टेंस उतना कम रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट कह रहा है कि अगर रेजिस्टेंस हम डबल करते, रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहला केस अगर हम लेंथ डबल कर देते हैं तो देख लीजिए, अगर आप लेंथ डबल करते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में इसका यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है राइट साइड के अंदर, न्यूमेरिकली सारा का सारा दे रखा है। और अगर आप रेडियस डबल करते हो तो क्या होगा, तो ऐसे में देखो रेडियस डबल करने पे यहाँ पे आप सभी के सामने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ओके, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। नाउ कम्स बी पार्ट इसके अंदर 35th क्वेश्चन का, डेट इज सेइंग कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 bulbs of 100 watt each are connected in series to a source. In another circuit set of 3 bulbs of same wattage are connected in parallel to the same source. अब इसका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विल द बल्ब इन द टू सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस, आंसर इज नो। सीरीज़ के अंदर जो है वो पहला बल्ब तो ज़्यादा तेज़ ग्लो करेगा लेकिन दूसरा कम और तीसरा बहुत कम ग्लो करेगा। वहीं पैरेलल के अंदर तीनों के तीनों इक्वल ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेंगे। और इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि नाउ लेट 1 bulb in both circuit get fused, will the rest of bulb continue to glow in each circuit, give the reason for your answer। देखिएगा, सीरीज़ के अंदर अगर आप किसी एक बल्ब को भी फ्यूज़ कर देते हो तो बाकी के बल्ब्स नहीं जलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो बल्ब फ्यूज़ हो गया तो वो सर्किट ब्रेक कर देगा, और सर्किट ब्रेक कर देगा तो ऐसे में करंट जो है वो पूरी तरीके से फ्लो नहीं कर पाएगा, तो सारे के सारे बल्ब आपके बंद हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या है कि अगर आप एक सर्किट भी फ्यूज़ करते हो, एक बल्ब भी फ्यूज़ करते हो, तो बस उसी सेक्शन का आपका सर्किट बंद होगा, बाकी रिमेनिंग 2 सेक्शन से आपका करंट इक्वली फ्लो करता रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश करूँ तो जैसे कि इधर देखिए कि अगर यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे ये है, अगर यहाँ पे ये बल्ब आपके तीनों के तीनों हैं, मान लीजिए मैं इसमें से पहले को फ्यूज़ करा दूँ तो दूसरे वाला भी आपका जलना बंद हो जाएगा और तीसरा वाला भी जलना बंद हो जाएगा। लेकिन पैरेलल के अंदर क्या है कि यहाँ पर अगर आपका बल्ब ऐसे है, ठीक है, अगर मैं इसमें से किसी एक को भी अगर मैं फ्यूज़ करा देता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी के दो आपके जो बल्ब्स हैं वो नॉर्मली जलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 35th का और का पार्ट भी कंप्लीट हो गया आपका। नाउ कम्स 36th क्वेश्चन, एंड 36th क्वेश्चन की कंप्लीट यहाँ पे आपके सामने रीज़न पूछा गया, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन विल लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। आंसर रीज़न आपके सामने गिवन है
कि एच डी एन ए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, विल लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस इन फ्लावर इफ पॉलिनेशन डज नॉट अकर। ठीक है। कह रहा है कि अगर पॉलिनेशन नहीं होती तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेल गैमीट तो पहुंचेगा ही नहीं, और मेल गैमीट नहीं पहुंचेगा तो फीमेल गैमीट अकेले क्या कर लेगी। सी यहाँ पे पार्ट कह रहा है कि ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि सारे के सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन से न्यू ऑर्गेनिज्म को यानी अपनी अपकमिंग जनरेशन को पैदा नहीं कर सकते। रीज़न बिहाइंड इट सिंपल है कि वहाँ पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बॉडी टाइप से बने होते हैं, कई सारे टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, और इतने सारे टाइप ऑफ सेल्स को रीजनरेशन से ग्रो कराना इम्पॉसिबल है। डी ऑप्शन इज डी पार्ट इज सेइंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग ओनली सम टाइप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ऐसा सही बोला गया है कि आपके कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनको वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो कराया जाता है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में देखिए अगर आप आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराते हो तो ऐसे में आप ऐसे कई सारे प्लांट्स को उगा सकते हो जो कि जिनके सीड्स नहीं होते। ठीक है, जैसे बनाना हो गया, ऑरेंज वगैरह ये सब भी उगाए जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, बाकी ऑरेंज वगैरह सीड से भी उगाए जाते हैं। लेकिन जैसे बनाना हो गया, इसके अलावा ब्रायोफाइलम हो गया, ऐसे ऐसे आपके प्लांट्स हैं जो कि आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उगाए जाते हैं, क्योंकि इनके तो सीड्स होते नहीं हैं। ठीक है, इसके अलावा ई पार्ट इसका कह रहा है कि द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। जैसे 23 पेयर्स होते हैं तो टोटल आपके क्रोमोसोम्स कितने हो गए 46। तो इसमें से 23 आपके पेयर्स जो 23 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो तो आपके एक मेल से आएंगे और रिमेनिंग आपके 23 फीमेल से आएंगे, तब जाके आपके कंप्लीट आपके 46 क्रोमोसोम बनते हैं, जिसमें हाफ मेल और हाफ फीमेल, अगर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है तो इस तरीके से होता है। नाउ 36 क्वेश्चन इज ऑल्सो completed. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, 37 क्वेश्चन आपका कम्प्लीटली एक तरीके से देखा जाए तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन के सामने देखिए आपके सामने डेटा गिवन है और आपके राइट साइड के अंदर देखिए सोल्यूशन भी गिवन है। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने वाला सिनेरियो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉज करके देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है 37 का कि आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे आंसर को देख सकते हो, और जिसके अंदर अगर मैं इसको ऊपर करूँ तो इसमें और वाला पार्ट भी आप देख सकते हो कि जिसके अंदर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का 37 क्वेश्चन का सी पार्ट के जो दो पार्ट्स हैं उसको भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं जिसके अंदर सी के 2 पार्ट्स में यहाँ पे क्वेश्चन डिवाइडेड है। तो चाहे तो आप सी का पहला वाला पार्ट कर लो, चाहे आप सी का और वाला पार्ट कर लो। ओके, नाउ नेक्स्ट कम क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 जो है ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे देख लीजिए 38 क्वेश्चन को। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी मेटल आर ग्रुप इन 3 कैटेगरीज, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, देयरफॉर मेटल आर एक्सट्रैक्टेड इन प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। Metal of high reactivity are extracted from their ore by electrolysis of molten ore. Metal of low reactivity are extracted from their sulfide ore, which are converted into oxide. The oxide of these metal are reduced to metal by simple heating. यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को के यहाँ पे केस को ध्यान से पढ़ सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने गिवन है कि नेम द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन यूज्ड फॉर मेटल दैट गिव्स विगरस रिएक्शन विद एयर एंड वाटर बोथ। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे मेटल की बात कर रहा है ए में कि ऐसे मेटल्स बताइए जो कि एयर और वाटर के साथ दोनों के साथ अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हो तो काफ़ी विगरस रिएक्शन या फिर यानी काफ़ी तेज़ रिएक्शन करते हैं। तो देखिए ऐसे मेटल्स जो होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और इनको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से रिड्यूस कराया जाता है। तो इसमें आप आंसर भी देख सकते हो राइट साइड में, ए का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इसका आंसर है। बी कह रहा है
कार्बन कैन नॉट बी यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, वाई? ठीक है, बिकॉज देखिए यहाँ पे रीजन दे रखा है, बिकॉज कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। क्योंकि एल्यूमिनियम वगैरह से आप ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते, बिकॉज एल्यूमिनियम वगैरह जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, कार्बन एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव होता है। सी पार्ट कह रहा है यहाँ पे कि डिस्क्राइब ब्रीफली द मेथड टू ऑब्टेन मर्करी फ्रॉम सिनाबार, सिनाबार जो कि उसका ओर होता है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो यहाँ पर देख लीजिए, सिनाबार को अगर आप एयर की प्रेजेंस में हीट कराते हो देन मर्क्यूरी ऑक्साइड बनेगा, देन मर्क्यूरी ऑक्साइड को आपको एक्सट्रीमली हीट कराना पड़ेगा, तब जाके आपका बनेगा यहाँ पे मर्क्यूरी, और ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे केस था। चाहे नहीं तो आपका यहाँ पे आप सी का सेकंड पार्ट कर सकते हो, जिसमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन आप के बीच में डिफरेंस बताना था। डिफरेंस आपके सामने राइट साइड के अंदर गिवन है, आप वहाँ से कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन कम्स 39th क्वेश्चन, डेट इज़ 38th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मेरे को इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट इज 39th क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन के देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, और कह रहा है आपके सामने मैं क्वेश्चन अगर पढ़ दूँ तो, ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड, मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव मैटरनल एंड अ पैटर्नल कॉपी। मैटरनल मतलब मदर साइड एंड पैटर्नल मतलब फादर साइड, and have 22 such pairs, but one pair called the sex chromosome is odd in not always being a perfect pair. Women have a perfect pair of sex chromosome, that is XX, जो कि होता है, but men have a mismatched pair, in one is normal side and while the other is a short one, जहाँ पे वो XY की बात करी जा रही है। फीमेल के अंदर यानी मैटरनल के अंदर XX क्रोमोसोम होता है, और मेल के अंदर आपका XY होता है। ठीक है, ऐसी बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, इन ह्यूमंस हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द जाइगोट एंड इन ईच गैमीट। तो देखिए टोटल 23 पेयर्स होते हैं, जिसको 46 क्रोमोसोम्स कहते हैं, और यहाँ पे गैमीट के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 23 क्रोमोसोम मेल गैमीट से, 23 क्रोमोसोम फीमेल गैमीट से आते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों कंबाइन करके आपके कितने बनते हैं, 46 क्रोमोसोम बनते हैं, जिसमें 23 पेयर्स उनको बोला जाता है। बी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, अ फ्यू रेप्टाइल्स रिलाई एंटायरली ऑन एनवायरमेंटल क्यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन कमेंट। ठीक है, यहाँ पे कई सारे रेप्टाइल्स जो होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं अपने सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। क्योंकि देखिए, जैसे कि अगर हम देखा जाए तो कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि साल के अंदर एक टाइम पीरियड होता है कि वो उसी टाइम पीरियड पे ब्रीड कर सकते हैं, ब्रीडिंग सीजन कहते हैं स्पेशली इनके लिए। अगर आप सभी ने ज्योग्राफी नेशनल ज्योग्राफी देखा होगा, डिस्कवरी चैनल देखा होगा, एनिमल प्लेनेट देखा होगा, तो देखिए उसके ऊपर कई ये जो डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं उसमें बता भी रखा होता है कि ब्रीडिंग सीजन चलता है एनिमल्स का, कि एक पर्टिकुलर सीजन होता है जिसके अंदर एनिमल्स जो होते हैं वो वेट करते हैं पूरे साल, और वो केवल और केवल उसी टाइम पीरियड पे ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऐसे में अगर हम ह्यूमंस की बात करें, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं इनके केस में ब्रीडिंग सीजन ऑल ओवर द ईयर होता है, ये साल में किसी भी टाइम पे ब्रीड कर सकते हैं, और साल के किसी भी टाइम पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, फर्टिलाइजेशन करके बेबी को ऑफ स्प्रिंग अपकमिंग जनरेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन कई सारे एनिमल्स होते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स वगैरह, ये साल में अपने एक टाइम पीरियड का वेट करते हैं। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेजोरिटी जो कि मानसून सीजन जो होता है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेप्टेम्बर वगैरह वाला जो मानसून पीरियड होता है उसे ब्रीडिंग, उसी को ब्रीडिंग सीजन कहा जाता है, तो उस टाइम पीरियड का वेट करते हैं। ठीक है, C part is saying that the sex of a child is matter of chance and none of the parents are considered to be responsible for it, justified it through flow chart only। अब देखें यहाँ पे आपके सामने राइट साइड के अंदर फ्लो चार्ट गिवन है कि ह्यूमंस के अंदर फादर जो की साइड से यानी पैटर्नल साइड से XY क्रोमोसोम होते हैं और मदर साइड से XX क्रोमोसोम होते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन जब होता है, दोनों के सेक्स क्रोमोसोम जब आपके क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, देन यहाँ पर XX क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम दोनों के दोनों जो होते हैं इनके 50-50% चांसेस होते हैं, मतलब या तो मेल यानी बेबी बॉय आपका पैदा हो सकता है, या तो बेबी गर्ल पैदा हो सकती है। तो देखिए इसके ऊपर तो किसी का जोर है नहीं, ठीक है ना। अब ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि इसके लिए मदर रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल है। भाई अब जो बच्चा जो क्रोमोसोम जाएंगे बॉडी से, वही वाला आपका बेबी सेक्स वाला बेबी पैदा होगा। अभी वो बेबी गर्ल भी हो सकते हैं, बेबी बॉय भी हो सकता है, तो इसमें पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पेरेंट्स का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता।
वाई डू ऑल द इसका सी का और वाला पार्ट अगर हम देखें, दैट इज़ लास्ट पार्ट, वाई डू ऑल द गैमीट्स फॉर्म्ड इन द ह्यूमन फीमेल हैव एक्स क्रोमोसोम। देखिए इसमें 23rd पेयर जो होता है फीमेल के अंदर, उसके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम ही होता है, ठीक है ना। और उसके अंदर से होता क्या है कि जब भी आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन जब होता है, ठीक है ना, तो इसमें से कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम निकल के जाके मेल वाले अपकमिंग क्रोमोसोम के साथ वहाँ पे वो क्रॉसिंग करके वो जाइगोट बनाता है। अगर यहाँ पे मेल की तरफ से एक्स आता है देन फीमेल की तरफ से तो एक्स ही आ सकता है, ठीक है, तो एक्स एक्स बनेगा। अगर फीमेल की तरफ से एक्स आ रहा है और मेल की तरफ से वाई आ रहा है देन एक्स वाई बनेगा। इट मीन्स बॉय क्रोमोसोम के साथ बेबी पैदा होगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो था। आप सभी के सामने ये 39 के 39 क्वेश्चन डन हो गए। तो ये थे इनके सॉल्यूशंस। आई होप आप सभी को सॉल्यूशंस समझ आए होंगे। अगर आप सभी को कोई डाउट रहा होगा तो, या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप सभी को लगा होगा कि पेस फास्ट था या मैंने फटाफट स्क्रॉल कर दिया, तो आप ज़रूर उस पॉइंट पर पॉज करके आप आंसर को देखिएगा। या जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैंने कई कुछ कुछ जगहों पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी दी, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट लगती है देन उस एक्सप्लेनेशन को सुन के आप अपनी नोटबुक के अंदर वो चीज़ को लिख लीजिएगा, ओके। क्योंकि सारी बातें यहाँ पे आप बता ही नहीं जा सकती और ना ही मैं आप सभी का इतना टाइम वेस्ट करना चाहूँगा। सो अगले टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर जैसे ही होगा मैं आप सभी के सामने उसका सोल्यूशन भी इसी तरीके से रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो चलिए यहीं पे आज की हम सेशन एंड करते हैं। बाय।